Hello humans, welcome to Humanities Hub classes again. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने क्लास 12 के बुक 2 दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से हमने स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये अब पार्ट 2 है जो हम आगे करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो सबसे पहली चीज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. समझने वाली बात ये है, सबसे पहले प्रिंसली स्टेट्स क्या है. प्रिंसली स्टेट्स हमारी ब्रिटिश इंडिया जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था. दो पार्ट्स कौन से? पहला ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स. ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते थे, है ना. जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आते थे, कंट्रोल में आते थे. और दूसरी साइड कौन सी थी? प्रिंसली स्टेट्स. इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थी. प्रिंसली स्टेट्स कौन सी होती हैं? जहां पे राजाओं का राज हो. ठीक है. ऐसी स्टेट्स पुराने टाइम में इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले जहां पे राजाओं का राज होता था. अब वो क्या करते थे, उनका अपनी स्टेट जो थी, अपने किंगडम जो था, उस पे इंटरनल कंट्रोल था, बट कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते थे. उनकी लीडरशिप को, उनकी सुप्रीमेसी को निग्लेक्ट नहीं किया जाता था. इंटरनल कंट्रोल किसके पास होगा? राजाओं के पास होगा. और ब्रिटिश सुप्रीमेसी को वो एक्सेप्ट करते थे. तो प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने की बात की गई. तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस आया कैसे? क्या आइडिया था इसके पीछे? क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? तो सबसे पहली चीज, जब इंडिपेंडेंस की अनाउंसमेंट जब नहीं हुई थी, जब ये डिसाइड हो चुका था कि ब्रिटिश रूल जो है उसको एंड करना पड़ेगा, ब्रिटिश रूल एंड होने जा रहा है. ब्रिटिश रूल एंड होने का मतलब है कि जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी. वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी, उनके ऊपर किसी का रूल नहीं रहेगा. ठीक है. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को तीन चॉइस दे दी, तीन ऑप्शंस दे दिए. सबसे पहला, आप इंडिया को ज्वाइन कर लो. दूसरा ऑप्शन क्या था? आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो. और तीसरा ऑप्शन ये था कि आप इंडिपेंडेंट रहो. उन्होंने बोला भाई एक काम करो, आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, नहीं करना आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ. पाकिस्तान और इंडिया किसी के साथ भी नहीं जाना, आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लो. ठीक है. ये तीन ऑप्शंस दे दिए गए प्रिंसली स्टेट्स को. तो अब बात आई कि अगर प्रिंसली स्टेट्स ने ऑप्ट किया कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, तो अब जो यूनाइटेड इंडिया का सपना था हमारे लीडर्स का, वो अधूरा रह जाता. अब ये चीज होने नहीं दी जा सकती थी. पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल क्या है? त्रावंकोर, जो अब केरला का पार्ट है. उस टाइम पे त्रावंकोर या कोचिन, दोनों उसके नाम से जाने जाते थे. दूसरा हमारा हैदराबाद हो गया. अब निजाम जो थे हैदराबाद के, उन्होंने डिसाइड किया और त्रावंकोर ने डिसाइड किया कि हमने इंडिया का पार्ट नहीं बनना, हमने इंडिपेंडेंट रहना है. ठीक है. और दूसरी साइड जो नवाब ऑफ बंगाल थे, उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगे. अब ये सब चीजें क्या दर्शा रही थी? ये सब चीजें दर्शा रही थी कि इंडिया का आने वाले टाइम में और भी डिविजन्स हो सकती हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पॉसिबिलिटी है कि और भी डिविजन्स हमें देखने को मिले. मतलब इंडिया जो है उसका यूनाइटेड होने का सपना वो अभी भी कहीं ना कहीं ब्लर दिख रहा था हमें. ओके. सो नेक्स्ट क्या थी? अब गवर्नमेंट का इस चीज पे क्या अप्रोच थी? गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी? प्रॉब्लम हमने पढ़ ली, हमने इसकी बैक स्टोरी पढ़ ली. अब गवर्नमेंट का एक्शन क्या था इस पे? सबसे पहली चीज, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है. आयरन मैन ऑफ इंडिया उनको क्यों बोला जाता है? तो अगर हम देखें, जिस टाइम पे ये सब चीजें हो रही थी, उस टाइम पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और साथ में होम मिनिस्टर थे. उन्होंने जितने भी रूलर्स थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स, उनके पास गए और उन्हें बोला, उनसे नेगोशिएट किया कि वो इंडिया को ज्वाइन कर लें, इंडिया के साथ यूनाइट हो जाएं. अब ये इजी टास्क नहीं था. दिस वाज अ डिफिकल्ट टास्क, है ना. कॉम्प्लिकेटेड टास्क था ये. अब कॉम्प्लिकेटेड क्यों था? अगर हम इसमें से दो एग्जाम्पल्स देखें,
जो प्रेजेंट उड़ीसा है वही 26 डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। प्रेजेंट उड़ीसा ही 26 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, और एक सौराष्ट्र करके रीजन है गुजरात में, उसमें 14 बिग स्टेट्स थी और 119 स्मॉल स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स में वो डिवाइडेड था। तो इतना बड़ा रेशियो जो था वो प्रिंसली स्टेट्स का था। और अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये अपने जिम्मे लिया कि मैं अब उनसे बात करूंगा, मैं उनसे नेगोशिएट करूंगा कि आप आओ और इंडिया के साथ यूनाइट हो। इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। तो अब बारी आती है गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर। इतना बड़ा जो क्राइसिस चल रहा था, प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट करवानी थी हमने उनको इंडिया में, हमने उनको यूनाइट करना था इंडिया के साथ। तो अब गवर्नमेंट की इसमें अप्रोच क्या थी? सबसे पहली चीज, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, लाइक मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहती थी खुद से। ठीक है, मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहती थी। अब गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट भी फ्लेक्सिबल थी। गवर्नमेंट भी फ्लेक्सिबल थी ऑटोनॉमी देने में। ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी कुछ पावर्स होती हैं जो हम एक रीजन को देते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इंडिया को ज्वाइन करते हो तो हम आपको कुछ ऑटोनॉमी देंगे उस रीजन को। ठीक है, कुछ रीजन्स को बोला गया कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, वी आर फ्लेक्सिबल इन दिस। और तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था कि हमें अब इंटीग्रेट करना है, कंसोलिडेट करना है जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं। इंडिया की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं, बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, हमें उनको इंडिया के साथ यूनाइट करना है। इसको सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी गई ताकि जो हमारा यूनाइटेड इंडिया का ड्रीम था वो पूरा हो सके। ठीक है, इंडिया की फर्दर डिविजन्स ना हो, इसलिए हमें बहुत जरूरी था कि हम इंटीग्रेट कर सके, कंसोलिडेट कर सके प्रिंसली स्टेट्स को। ओके, सो सबसे पहली चीज इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के बारे में आपको पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक तरह का एग्रीमेंट है कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट उसको साइन कर रही है तो वो इस चीज को एग्री कर रही है कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट है। तो अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करती है, इसका मतलब ये है कि वो एक्सेप्ट कर रही है कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन चुकी है। अब बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले ही काफी सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने इंडियन यूनियन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया था कि हाँ अब हम इंडियन यूनियन का पार्ट हैं। बट कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जिनमें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सबसे पहले जूनागढ़ के बारे में अगर हम देखें, जूनागढ़ में प्लेबिसाइट हो चुका था। मतलब उसका जो इशू था, पहले राजा ने मना किया, है ना, फिर वहां पे प्लेबिसाइट करवाया गया। प्लेबिसाइट इज बेसिकली अ वोटिंग जिसमें हम जनता से पूछते हैं, हम वहां के लोगों से पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, आप इंडिया के साथ रहना चाहते हो, आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो, या आप फ्री रहना चाहते हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। तो जूनागढ़ में प्लेबिसाइट से इशू सॉल्व हो चुका था। अब बारी आई हैदराबाद और मणिपुर की। अब ये जो थे, ये हैदराबाद, मणिपुर, कश्मीर का इशू आप लेटर ऑन पढ़ोगे, बट अभी जो हैदराबाद और मणिपुर हैं ये डिफिकल्ट एक तरह से साबित हुए थे। इंटीग्रेशन, इनकी जो यूनाइटेड इंडिया का सपना था, इनको इंटीग्रेट करवाना था हैदराबाद और मणिपुर को इंडियन यूनियन के साथ, तो वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट साबित हुआ। तो हैदराबाद और मणिपुर कैसे इंडियन यूनियन का पार्ट बने, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि बहुत जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए आप लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके, और कमेंट करो। प्लीज फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ यू हैव एनी सजेशंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।